देखो तुम्हें बोला है द गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm at 300 Kelvin expands against a constant external pressure of 2 atm from a volume of 10 liters to 20 liters. Then find the work done. अब ये प्रोसेस कैसी होगी? बताओ। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है हमारे पास? 2 atm का। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है हमारे पास। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इज दिस अ रिवर्सिबल प्रोसेस और एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को देखें तो उसमें प्रेशर धीरे धीरे, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें अगर अपन मुफद्दल बच्चा, तो मेरे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है। मैं क्या कर रहा था, यहाँ पिस्टन लगा रहा था, पिस्टन के ऊपर मैं क्या रख रहा था, यहाँ पे सैंड रख रहा था, इसको धीरे धीरे हटा रहा था, एक एक पार्ट, एक एक कण उठा उठा के हटा रहा था। तो ये मेरे पास एक्सपांड हो रहा था। हर पॉइंट के ऊपर इसमें एक इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज कॉल्ड क्वासी इक्विलिब्रियम, मतलब हर इंस्टेंट पे ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये प्रोसेस कहलाती थी रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, जो ड्राइविंग फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स होते थे उनके बीच में डिफरेंस बहुत 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 छोटा होता था। ठीक है। बट अगर मेरे पास ये कंटेनर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर 10 एटीएम है, यहाँ एक स्टॉपर लगा के छोड़ दिया, बाहर 2 एटीएम है, तो दिस बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर इज अ कांस्टेंट। बाहर का प्रेशर सेम रहेगा और ये ऊपर उठ जाएगा जब तक अंदर प्रेशर भी 2 एटीएम के बराबर ना हो जाए। यहाँ पर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। आया समझ में? रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो और इंटरनल प्रेशर, उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, और इरिवर्सिबल के केस में वो प्रेशर कांस्टेंट होता है बाहर से लगने वाला। अब जो गैस काम करेगी, तो गैस को समझ लो कि मुफद्दल हम तेरे को पहुंचा देते हैं, गैस का मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्यों, क्या बना देते हैं अपन? तो मुफद्दल अगर तू गैस का मॉलिक्यूल है तो तू पिस्टन को ऊपर उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा। बिल्कुल उठाए। पर तू गैस के ऊपर, ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा तो तेरे को वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ेगा ना। हम ये बात करते हैं क्या कि मैंने कितना फोर्स, मैं तो इस फोर्स का अपोज कर रहा हूँ, 2 एटीएम का जो प्रेशर है उसका अपोज कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो इस केस में वर्क डन होगा वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम व्हेन द प्रोसेस इज irreversible and isothermal। तो वर्क डन हो जाएगा -2 × 20 - 10, सो -200 जूल्स। किसका आया था यार? जी। हेलो। हाँ जी। नहीं सर, मंडे को नहीं भेज।
देखो इतनी बात क्लियर है। अरे हाँ 20 ले लो यार, क्या रोते हो यार। क्वेश्चन होता नहीं है बच्चों जैसा, जीरो पे रो लेते हो, अपने आप को डेढ़ साढ़ा समझा देते हो। अरे तो आंसर तो नहीं दिया ना। तो आंसर लिखना चाहिए था ना, मुझे भेजना चाहिए था ग्रुप पे। कितने लोगों ने आंसर लिखा -20? एक सुहानी ने, एक अवनीत ने, वो भी मेरे लिखने के बाद। पहले लिखो ना, गलत होगा तो मारूंगा थोड़ी मैं तुमको। अरे तो ग्रुप पे लिखो ना, कॉन्फिडेंस इज द की। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। अब मेरे पास है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट प्लस वर्क डन। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट प्लस छोटा सा वर्क डन। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, फॉर अ वेरी स्मॉल पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसा होए कि नहीं होए? ऐसा होता है ना। अरे वाह वाह, अरे कहो होता है। अच्छा अब मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें दो अलग अलग प्रोसेस बनाई थी। एक बताया था मैंने तुम्हें, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी प्रोसेस मैंने तुम्हें बताई थी हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जी साहब। हाँ जी, आपको भी। सब फोटो भेजे थे, देखे नहीं क्या? यू केम बैक फ्रॉम ऑफिस और नॉट? फोटो देखो, फोटो देखो, फोटो देखो जाओ। हम्म, है ना। कोई बात नहीं, होता है सब। सो मैं क्लास लेके कॉल बैक करता हूँ। फोन करा ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है। मेरे पास दो प्रोसेस थी, हीट इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट इज गिवन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम।
जब मैं बात कर रहा हूँ कि हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा जीरो, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा जीरो, डीवी हो जाएगा जीरो। अब इस केस में मेरे पास डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना? अरे चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन कितना होगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जस्ट इक्वल टू क्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगी। अपन यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट में वी लिख देते हैं, क्यू वी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इससे हमें ये ज्ञान मिला कि चेंज इन internal energy is equals to heat given at constant volume। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? अब देखो मेरी बात, अब अगर अपन बात करते हैं हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें एक और चीज बताई। अभी थोड़ी सी है ना, चीजों को मैं मिक्स कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें अलग अलग बताई थी। हीट गिवन Q was n C delta T। heat given Q and number of moles of gas, C molar heat capacity, and delta T change in temperature। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या होगा, जब मैं प्रोसेस को चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स पे तो चेंज आएगा नहीं, चेंज इन टेम्परेचर भी मेरे हाथ में नहीं। क्या चीज बदलती होगी, सिस्टम की मोलर हीट कैपेसिटी बदल जाती होगी, सिस्टम की मोलर हीट कैपेसिटी बदल जाती है। तो हमने यहाँ पर दो चीज डिफाइन करी। जब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वो होगा क्यू वी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज molar heat capacity at constant volume। और जब अपन बात करेंगे हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो हमारे पास क्यू पी की वैल्यू होगी एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पर सी पी को अपन बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये चीज समझ में आई, आई कि नहीं, आई कि नहीं, आई कि नहीं? अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर देख लिया अपन। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या था, मेरे पास ऐसा था दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस
dw, so change in internal energy q plus pdv, ऐसा था कि नहीं था, है ना, इसको भी dq लिख लेते हैं। अब अगर अपन इंटीग्रेशन लगाते हैं तो मेरे पास ऐसा आएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट गिवन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी और वर्क डन, सॉरी, तो वर्क डन अपन माइनस लेते हैं यहाँ पे, है ना, डीडब्ल्यू को अपन माइनस पीडीवी लिखते हैं ना, क्योंकि जब इंक्रीज होता है वॉल्यूम तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है। बोलो हाँ बोलो। अब देखो मेरे पास, अब ये तो मैंने अभी हाल लिखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। अब अपन मान लेते हैं कि इन दिस प्रोसेस initial volume V1 and temperature T1, final volume V2 and temperature T2. Heat is given, heat Q is given at constant pressure. तो Q की वैल्यू भी QP के बराबर हो जाएगी। देखो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन हो गई ना, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था उसको मैंने QV से रिप्लेस कर दिया। Q मेरे हाथ में कितनी हीट देता हूँ उसके हिसाब से ये वर्क डन भी हो जाएगा और ये वर्क डन भी मेरे हाथ में। बोलो, अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने एक प्रोसेस ऐसी कर ली जिसमें मैं हीट दे रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या QV इक्वल्स टू QP माइनस PdV ऐसा हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? नहीं है, पढ़ के देखो इसको। देखो मेरे पास आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास हीट को देने के दो तरीके हैं, या तो मैं हीट दूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर या मैं हीट दूंगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब मैंने बोला कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देता हूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं हीट देता हूं कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आया क्या भैया सरदार जी? अब मैं अगर बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे समझो ना, यहाँ ऊपर देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को हीट देता हूँ, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट गिवन प्लस वर्क डन। अब अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम रखी है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम एज हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आया समझ में? Change in internal energy is same as heat given at constant volume. और मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया। कौन सा तीर मार दिया? वही तो लिखा है जो ऊपर प्रूव करा। और हीट तो हीट की जगह पे क्यू है ही सही, और माइनस पीडीवी है। अब मैंने बोला क्यू जो है वो मैं किसी भी तरह से हीट दे सकता हूँ। आप हीट इनफाइनाइट मैनी ऑपरेशंस बना सकते हो। कितने ऑपरेशंस बना सकते हो हीट देने के? कितने ऑपरेशन बनेंगे बच्चों? इनफाइनाइट मैनी ऑप्शंस बन सकते हैं हीट देने के। आप हीट दे सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। आप प्रेशर इनटू टेम्परेचर का स्क्वायर रख लो कांस्टेंट, आप वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर का स्क्वायर रख लो कांस्टेंट, आप वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का क्यूब कांस्टेंट करके हीट दे दो। आपकी मर्जी है आप कौन सी वाली प्रोसेस करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस लिया वो वही लिए जो मैं बचपन से जानता था। मैंने बोला अपन हीट कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं तो क्यूवी की जगह पे तो क्यूवी आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं।
पीडीवी की जगह पे पीडीवी आएगा, ये भी सेम रहेगा। बस जो हीट अपन दे रहे हैं वो चेंज हो गई। अब जो पहले अपन रैंडमली कौन सी ऑपरेशन है वो पता नहीं था, तो वो ऑपरेशन पता चल गया कि हीट इज गिविंग एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, पी कांस्टेंट है, तो क्या पी का साइन इंटीग्रेशन के बाहर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो QE इक्वल्स टू QP माइनस P बाहर आ गया dV। अब इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनली V2। तो QE इक्वल्स टू QP माइनस P, और ये चेंज इन वॉल्यूम, वह डेल्टा V जो है वो है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो सर इसका फॉर्मूला क्या था? NCV डेल्टा T। इसका फॉर्मूला था NCP डेल्टा T, और ये मेरे पास माइनस P डेल्टा V। अब जब प्रेशर P था, PV1 इक्वल्स टू nRT1 एंड PV2 इक्वल्स टू nRT2। आइडियल गैस इक्वेशन लगा लेते हैं दोनों इंस्टेंट पे। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है P। क्या बोलती है जनता? अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं मैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P V2 माइनस V1 इक्वल्स टू nR T2 माइनस T1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P डेल्टा V इक्वल्स टू nR डेल्टा T। तो मैंने क्या करा, P डेल्टा V की जगह पे रख दिया, तो मेरे पास हो गया NCV डेल्टा T इक्वल्स टू NCP डेल्टा T माइनस nR डेल्टा T। जहां जहां पर n है कैंसर, डेल्टा टी कैंसर। मेरे पास आ जाएगा CV माइनस CV इक्वल्स टू CP माइनस R, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ CP इक्वल्स टू CV प्लस R, या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इसका मतलब ये हो गया कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम is less as compared to heat given at constant pressure for same change in temperature। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारे पास एक डेरिवेशन आ गया CP माइनस CV इक्वल्स टू R। क्लियर है बच्चों? चलो, ऐसे ही एक और रिलेशन होता है हमारे पास, वो होता है CP अपॉन CV इक्वल्स टू गामा। तो CP और CV के रेशो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन? CP और CV के रेशो को किससे डिनोट करते हैं बच्चों अपन? है ना, वही क्या होता है कि CP अपॉन CV इक्वल्स टू गामा होता है। अब देखो, अब हम तुमने एक प्रोसेस और देखी। देखो, आइसोबैरिक बहुत सिंपल सी थी, प्रेशर कांस्टेंट था, तो सुंदर सा काम हो जाता था।
P कांस्टेंट था, PV इक्वल्स टू NRT हो जाता, V अपॉन T कांस्टेंट हो गया था। आइसोकोरिक भी आसान थी, आइसोथर्मल भी आसान थी। एक प्रोसेस तुमने देखी एडियाबैटिक। अब देखो मेरी बात समझो, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या हो रहा था, Q इज 0, नो हीट ट्रांसफर between the system and surrounding। तो मेरे पास फिर से चलते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q माइनस P dV, ऐसी होगी कि नहीं होगी। अब डेल्टा ई जो हो गया वो तो किसके बराबर हो गया, N CV dt के बराबर हो गया। Q तो 0 है, माइनस P dV, क्या बोलते हो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आप अगर देखोगे तो PV इक्वल्स टू होता है NRT, तो P की वैल्यू हो जाएगी NRT अपॉन V। ये P की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो NCV dt इज माइनस NRT अपॉन V इंटू dV। N से N कैंसिल, ये T को मैं इधर ही पहुंचा देता हूँ dt के नीचे, तो मेरे पास हो जाएगा CV अपॉन R dt अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन V। बोलो क्या बोलते हो। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम P1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, फाइनल पैरामीटर्स हैं V2, P2, T2। अब मेरे पास हो गया CV अपॉन R, ये जब V1 था तो ये T1 था, ये जब V2 है तो ये T2, तो ये हो जाएगा log T। तो CV अपॉन R log T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू माइनस log V2 अपॉन V1। सो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ T2 अपॉन T1 की पावर CV अपॉन R इज इक्वल्स टू log V1 अपॉन V2। ये माइनस का साइन है ना, माइनस log A जो होता है वो log 1 अपॉन A होता है। अब दोनों साइड से log हटा दूंगा तो मेरे पास आएगा T2 अपॉन T1 की पावर CV अपॉन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो मेरे आएगा T1 CV बाय R इंटू V1 इज इक्वल टू T2 पावर में CV बाय R इंटू V2। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए मेरे पास ये भी है, P1 V1 इक्वल्स टू NRT1 और P2 V2 इक्वल्स टू NRT2। तो मैं अगर T1 की वैल्यू देखूंगा तो वो आ रहा है P1 V1 अपॉन NR। तो T1 जो हो जाएगा वो मेरे पास होगा P1 V1 CV बाय R, CV बाय R और V1 अपॉन NR इज इक्वल्स टू T2 V2 CV बाय R और ये भी CV बाय R अपॉन NR इंटू V2।
बताओ भाई, यहाँ तक कनेक्ट हो पाएगा? वैसे इतना बसड़ मचाने की थी मुझको, मैंने बस टेम्परेचर को प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन एनआर लिखा है। उसको डिफिकल्ट मत समझना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस वो लिखा है तो वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं करा। और ए की पावर एम होता है तो ए को बी इंटू सी लिखोगे तो बी की पावर एम इंटू सी की पावर एम हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आया क्या? पढ़ के देख लो उसको 2-3 बार। बोलो भाई आया क्या? अब देखो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पर एन आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, उस पर दिमाग ही नहीं लगाते, उसकी पावर में कुछ भी होएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है? P1 CV अपॉन आर और V1 CV, ये +1 है, CV बाय +1, और ये हो रहा है P2 CV अपॉन आर इंटू V2 CV अपॉन R+1। तो क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ P1 CV अपॉन आर और V1 CV प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू P2 CV अपॉन आर और V2 की पावर CV प्लस आर अपॉन आर। और हमारे पास होता है CP माइनस CV इक्वल्स टू आर, तो CP होता है CV प्लस आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P1 CV अपॉन आर V1 की पावर CP अपॉन आर is equals to P2 CV upon R and V2 CP upon R। अब सबकी टेकिंग पावर R फॉर ऑल टर्म्स, तो मेरे पास आएगा P1 की पावर CV V1 की पावर CP इज इक्वल्स टू P2 की पावर CV इंटू V2 की पावर CP। पाँच टेकिंग पावर 1 अपॉन CV ऑल साइड्स। तो हमारे पास आएगा P1 V1 की पावर CP अपॉन CV, क्योंकि CV अपॉन CV1 हो जाएगा, और P2 V2 की पावर CP अपॉन CV। तो मेरे पास आ गया ना P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो क्या मैं इससे सही बोल सकता हूँ कि सर ये तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, और ये कौन सी प्रोसेस के लिए हो गया? ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आया? बड़ा आसान सा काम है, बस लिखना बहुत सारा पड़ा है, और मैं उसको सिंपल भाषा में भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा कि तुम्हें खिचड़ी पका के लिखवाते हैं। आया क्या?
आ गया क्या, समझ में आ गया? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो बात करें। अब देखो कोई भी तुम्हारे पास प्रोसेस है ना, अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक प्रोसेस कौन सी ले ली, मैंने बोला कि मैं एडियाबेटिक की प्रोसेस ले रहा हूं, बट मैं इसको रिवर्सिबल लेके चल रहा हूँ। तो जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस लूंगा तो हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम होंगे। तो बेटा अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तब जितना प्रेशर अंदर गैस का होगा उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर होगा। जब कोई भी सुहानी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो हर इंस्टेंट पर जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो दोनों सेम होते हैं लगभग लगभग। मतलब जितना गैस का प्रेशर होगा उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर होगा। बोलो भाई, सभी लोग क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो कोई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे पास क्या होगा वर्क डन? तो मैंने बोला कि सर अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए आपको इंटीग्रेशन पीडीवी करना पड़ेगा, माइनस का साइन है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, उसको के मान लेते हैं। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी हो जाएगा के इंटू वी की पावर माइनस गामा। So work done will be minus of k into v की power minus gamma and dv. So work done will be minus k into v की power minus gamma dv. अब मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो इनिशियली प्रेशर इज P1, V1, T1. Finally this is P2, V2, T2. देखो यार तुम ऐसा मत बोलना कि भैया ये एडियाबेटिक होती कब है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस कब होती है, और ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो तुम्हारा मुंह जो है उसको छोटा सा करो और फूंक मारो हाथ पे, हाथ रखो सामने और छोटा सा मुंह करो जैसे सीटी बजाता है, फूंक मारो, मारी फूंक, हाथ पे फूंक मारी। कैसी हवा आई? ठंडी। चली हवा सुहानी, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा?
फूक मारो फिर से। बिल्कुल छोटा सा मुंह बनाओ, है ना, पाउट करते हैं ना अपन बेटा, है ना। अरे बहुत बढ़िया, फूक मारो फूक मारो फूक मारो। हवा आई, ठंडी आई। शिवेंद्र, इसके लिए तुम कोचिंग से बाहर भी हो सकते हो। किसी के भी नाम के ऊपर अगर कमेंट करोगे तो उसके लिए तुम कोचिंग से बाहर हो सकते हो, इसका टेंशन मत लो। तो उसको डिलीट करो और सॉरी लिख लो। चलो, अब दूसरा काम करो। अब मुंह को पूरा खोलो, ओवल और ऐसे करके करके हवा मारो। अब कैसी हवा आई बे? अब गरम हवा आई। तुम समझ रहे हो? बताओ ऐसा क्यों हुआ? अब सोचना पड़ेगा ना, इसका जवाब मुझे कल तक मिलेगा सभी के द्वारा। दोनों केस में गर्म नहीं आ सकती यार। एक केस में तो ठंडी आएगी। नहीं नहीं नहीं, मुफद्दल कल तक का समय दिया है सबको अपन ने, कल तक सब लोग इसका जवाब ढूंढ के लाएंगे। हाँ, एरिया ज्यादा, गर्म हवा भी ज्यादा, पर ऐसा क्यों? मेरे को आंसर चाहिए क्यों का। ठीक है। नहीं नहीं, अपने मेरे को कल आंसर चाहिए। मेरे को कल आंसर चाहिए। चलो, अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1, ये V2, सो ये माइनस के और v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट लगा देते हैं V1 से V2। सो वर्क डन विल बी माइनस के V2 की पावर वन माइनस गामा, ये वन माइनस गामा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस V1 की पावर वन माइनस गामा। अच्छा, मैं इसको वर्क डन को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, माइनस का के को भी अंदर पहुंचा दो, सो माइनस वन अपॉन वन माइनस के इंटू V2 की पावर वन माइनस गामा माइनस के इंटू V1 की पावर वन माइनस गामा। अब मेरे को ये तो पता ही है कि PV की पावर गामा को मैंने के लिखा था, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और इन दोनों की वैल्यू के बराबर है। तो मेरे पास वर्क डन हो गया माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा P2 V2, मैंने इस के की जगह पे P2 V2 की पावर गामा लिख दिया, और इस के की जगह पे P1 V1 की पावर गामा लिख दिया। तो मेरे पास कुल मिला के कितना आया, माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा P2 V2, क्योंकि V2 की पावर वन माइनस गामा प्लस गामा तो हट जाएगा, माइनस P1 V1। आया, वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो कैसे है, किसका वेट कर रहा है? अरे बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है, बहुत इजी सा, बहुत आसान सा। नजर भर के देख लोगे तो ही समझ में आ जाएगा। बोलो क्या बोलती है जनता।
चलो धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगली कक्षा के अंदर अपन अगला पढ़ेंगे। नहीं वो